हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी रूल के पहले दो एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ या एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। जो तो ये दोनों हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये अमेंडिंग एक्ट को मैंने थोड़ा और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आई विल गो टू अमेंडिंग एक्ट इन लिटिल मोर डिटेल। अच्छा, एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे। पहले कंपनी का चार्टर रिन्यू करने के लिए, और फिर उसके बाद जब क्राउन के अंडर में चला गया भारत का साम्राज्य, तो फिर उसके बाद भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पास किए गए हैं। हर एक एक्ट अगर आप स्पेक्ट्रम में या फिर लक्ष्मीकांत पे देखेंगे, स्पेशली स्पेक्ट्रम में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उतने सारे पॉइंट्स ना तो याद करने जरूरी हैं, ना फिजिबल है, ना इट इज एडवाइजेबल। क्योंकि आप उतने सारे पॉइंट्स याद रखना, रिवाइज करना और लास्ट में आपको आंसर में लिखना भी है। आंसर में वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट होता है, जिसमें आप सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। और ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी में, क्योंकि राइट अबाउट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या राइट अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 77, जिसमें आप सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में लिख रहे हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नॉर्मली आएगा कि डिस्क्राइब हाउ there was a change from decentralized administration under the British rule to centralized administration। तो बेसिकली यहाँ पे आपको तीन चार एक्ट के ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 एक्ट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 50-60-70 ईयर्स के ऊपर जो एक चेंज इन पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है आंसर में। तो उसके लिए आपको 2-3 एक्ट्स का कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कवर 2-3 एक्ट्स इन दैट आंसर। सो आप किसी भी एक एक्ट को डिटेल में 8-10 पॉइंट अगर लिखने जाएंगे तो आपका आंसर नहीं होगा। आपको हर एक एक्ट के इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद होने चाहिए, वो पता होने चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट किया था। दोज पॉइंट्स इन एवरी एक्ट जिन्होंने एक्चुअली कुछ सिस्टम में चेंज लाया था, जिन्होंने कुछ इम्पैक्ट किया था, जो सिग्निफिकेंट है। तो हम सिर्फ उसी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम में आप इनको याद करके लिख पाए। ठीक है। सो कमिंग बैक, अमेंडिंग एक्ट, पहला एक्ट जो पास किया गया था कंपनी रूल। सो एक क्विक, वेरी क्विक रिफ्रेज, एक रिवीजन की। 17 ओके 1600 में ब्रिटिश इंडिया में आए एज ट्रेडर्स, लेकिन इनकी पावर बढ़ने लगी जब इन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में वो एज अ पॉलिटिकल पावर भी ग्रो कर सकते हैं। इन्होंने अपना आर्मी वार्मी बना के इवॉल्व किया, और ये कंपनी 1765 तक इतनी पावरफुल हो गई थी कि इसने एक कंबाइंड फोर्स ऑफ नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्पायर के कंबाइंड फोर्स को हराया बक्सर में। और उस बैटल में हराने के बाद इनको मुगल एम्पायर ने दी दीवानी, जहाँ पे इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स आ गए। ये रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, और फिर कंपनी ट्रेडिंग के साथ साथ एक टेरिटोरियल पावर भी हो गई, एक पॉलिटिकल पावर भी हो गई, जो एक टेरिटरी कंट्रोल कर रही थी और टेरिटरी में से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। क्या टेरिटरी था? पहले तो स्टार्टिंग में था वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और फिर उनके पास और भी टेरिटरी बाद में आए। दे हैड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ और पार्ट्स थे। और बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सम पार्ट्स ऑफ टुडेज उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद फिर मैड्रास प्रेसिडेंसी था, जिसमें तमिलनाडु और केरला और कुछ और, केरला के कुछ पार्ट्स, इस तरह से आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स आज के। सो ये सब टेरिटरी वो कंट्रोल करने लगे, और ये सब टेरिटरी में वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। ठीक है। तो जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो इनको, इस ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया में भेजा किसने था? ब्रिटिश क्राउन ने भेजा था। क्वीन एलिजाबेथ वन ने भेजा था। सॉरी सॉरी, आई थिंक क्वीन एलिजाबेथ, या एलिजाबेथ वन ने भेजा था इनको यहाँ पे। सो ऑब्वियसली वो फ्री में तो भेजेंगे नहीं यहाँ पे। कंपनी को उन्होंने मोनोपोली दिया है कि तुम्हारा अकेले का राइट होगा, यू हैव द मोनोपोली। जितने सारे अमेरिका ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, सारे के सारे चाहते हैं कि इंडिया में जाके ट्रेड करें, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में जाके ट्रेड करें। बट हम सिर्फ तुमको मोनोपोली दे रहे हैं, ये रहा तुम्हारा लाइसेंस, तुम्हारा चार्टर, तुम जाओ ट्रेड करो, और हमको सालाना इतने हजार पाउंड तुम देते रहोगे। सो एज अ रिजल्ट कंपनी से रेवेन्यू आता था सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट जब कंपनी गवर्नमेंट को लगा कि रेवेन्यू थोड़ा डगमगा रहा है, डावाडोल हो रहा है, बिकॉज कंपनी वाले जो हैं ये यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ करप्शन, घुसखोरी कर रहे हैं, जिसमें इनका अपना पॉकेट भर रहे हैं, और सारा रेवेन्यू ब्रिटेन नहीं पहुंच रहा है। तो
ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि नहीं, अब हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, रेगुलेट करेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला लॉ पास किया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम रीड कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और उसके 8 साल बाद 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट था, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाए थे। हम वहां से आज शुरू करेंगे। अमेंडिंग एक्ट को हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट फिर से यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781, it exempted the governor general and his council and the servants of company from jurisdiction of supreme court for the acts done in their official duty। जैसे आज प्रेसिडेंट या गवर्नर है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी में, अपने ड्यूटी के दौरान अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो कोर्ट्स उनको उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकती हैं, उसको इम्यूनिटी होती है। वैसे ही इम्यूनिटी अमेंडिंग एक्ट ने दी थी गवर्नर जनरल को, एंड उनका जो काउंसिल था, याद कीजिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने कलकत्ता के गवर्नर को बना दिया था गवर्नर जनरल। कलकत्ता के गवर्नर अब बन गए थे गवर्नर जनरल, और उनको 4 लोगों का एक ग्रुप दे दिया गया था, काउंसिल ऑफ 4 पीपल, उनको हेल्प करने के लिए। तो ये गवर्नर जनरल जनरल उनके काउंसिल के लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी सर्वेंट्स, ये अपने ड्यूटी के दौरान अगर कुछ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता। नंबर 2, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था, किसने बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहले वाले एक्ट ने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था। एक चीफ जस्टिस थे उसमें और 3 जजेस थे। और सो ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जो मैटर्स आएंगे, उसमें से रेवेन्यू मैटर्स को निकाल दिया इस अमेंडिंग एक्ट ने। अमेंडिंग एक्ट ने बोला कि जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, मतलब कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है ट्रेड करके, और कितना रेवेन्यू कमा रही है फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करके, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके, कितना पैसा वो रख रहे हैं, कितना सरकार को दे रहे हैं, ये सब मैटर पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। It provided that Supreme Court was to have jurisdiction over inhabitants of Calcutta। सो सुप्रीम कोर्ट जब कलकत्ता में सेटअप किया गया, तो ये क्लैरिटी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में कहां कहां से केस आएंगे। पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी से आएंगे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब से आएंगे केसेस। कहां कहां से केसेस आएंगे? गांव के केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? नॉर्थ बंगाल के केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फाइनली क्लियर किया गया कि जो कलकत्ता है, और उस समय कलकत्ता बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था, उस समय कलकत्ता जस्ट स्टार्टिंग हो रहा था। तो जो फोर्ट विलियम एक किला है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम, जो ब्रिटिश का हेडक्वार्टर हुआ करता था पहले, उस फोर्ट विलियम के आसपास जो सेटलमेंट्स थी, वहीं तक कलकत्ता के उसी पार्ट्स को में सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सीमित कर दिया गया, कि सिर्फ कलकत्ता, उस समय का जो कलकत्ता था उसके इनहेबिटेंट्स, उनके ऊपर ही जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाहर नहीं। जो मुफस्सिल गांव के ग्रामीण इलाके थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन रहेगा नहीं रहेगा, वहां के लिए लोकल कोर्ट्स ब्रिटिश ने बना रखी थी। ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट क्या करेगा? ये एडमिनिस्टर करेगा पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता में कुछ इनहेबिटेंट्स हैं, उनका केस आया, कुछ एक मर्डर का केस आया या चोरी का केस आया, कोई केस अगर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें जो बंदे इन्वॉल्व हैं, डिफेंडेंट्स जिनके ऊपर केस हो रहा है, ठीक है, जो केस करता है उसको बोलते हैं पेटिशनर, और जिसके ऊपर केस होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। सो डिफेंडेंट्स जिनको कोर्ट में लाया जाएगा, सवाल जवाब जिनसे किया जाएगा, जिनको सजा मिलेगी, अगर गिल्टी पाए गए तो जिनको सजा मिलेगी, डिफेंडेंट को सजा मिलेगी, पेटिशनर पेटिशनर को तो नहीं मिलेगी। सो जिसको सजा मिल सकती है दोषी पाए जाने पे, उस बंदे का जो पर्सनल लॉ है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू लॉ जो चलता आ रहा था एंशियंट टाइम से, और जो वहां के ब्रिटिश के आने के पहले जो पंचायत जिस हिंदू लॉ से पनिशमेंट सुनाते थे या जस्टिस करते थे, वो हिंदू लॉ से ही जस्टिस किया जाएगा, अगर बंदा हिंदू है। अगर बंदा मुसलमान है तो उसका जो मोहम्मदन लॉ है, जिससे मुगल टाइम पे मुफ्ती लोग सजा सुनाते थे या जस्टिस करते थे, उसी मोहम्मदन लॉ के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट केस को सुनेगा। सो सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ने सेटअप किया है, बट जो बंदे जेल में जो बंदे आए हैं कोर्ट में डिफेंडेंट्स, उनका जो पर्सनल लॉ है, उनका जो पर्सनल लॉ है, हिंदू या मुसलमान, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट केस की पैरवी करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड का लॉ यहाँ पे लेके नहीं आएगा। ये क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश को स्टार्टिंग से एक डर था कि वो यहाँ पे आए हैं
रेवेन्यू जितना ज्यादा हो सके ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड ही उनका मेन मुख्य एम था। आस्ते आस्ते वो पॉलिटिकल पावर भी बन गए थे, बट वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुखी ना किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा ना हो कि गुस्सा हो जाए, मतलब वो गुस्सा हो जाएंगे कि यार ये एलियन एक फॉरेन का सिस्टम आके हमारे ऊपर फॉरेन सिस्टम थोप रहा है और हमारे कल्चर को खत्म कर रहा है। अगर ये लोगों के बीच में इसके ऊपर रोष या गुस्सा अगर आ जाता है तो बगावत हो सकती है। तो ब्रिटिश को पहले से पता था कि ये हो सकता है। एक्चुअली बाद में हुआ भी ये 1857 की जो क्रांति थी, उसका एक कारण ये भी था कि जो भारतीय लोग थे उनको लग रहा था कि आस्ते आस्ते ये हमारे ऊपर क्रिश्चियन कल्चर थोप रहे हैं और हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं। सो एनीवेज, ये हो गया अमेंडिंग एक्ट 1781 का। इसके बाद जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट, मिस्टर पिट का एक्ट, पिट जी का एक्ट। पिट कौन थे? पिट उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट। विलियम पिट जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में। उसीलिए पार्लियामेंट के इस लॉ को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। ये एक्ट्स कौन पास कर रहा है? ब्रिटेन का पार्लियामेंट कर रहा है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट कर रहा है। ये एक्ट्स किसको कंट्रोल करने के लिए हैं? एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में ट्रेड कर रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन लॉ बना रही है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट का और ब्रिटेन के गवर्नमेंट का इसमें बहुत सारा लेना देना था। आई मीन दे वर गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस कंपनी। ठीक है। और आस्ते आस्ते ये ट्रेडिंग कंपनी अब ट्रेड से आगे बढ़कर एक पॉलिटिकल पावर हो गई थी। इसने बहुत सारा लैंड भी कैप्चर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार ये लैंड तो हमारा ही है, सो कंट्रोल करना जरूरी है इस कंपनी को। ठीक है। सो मेन पॉइंट्स क्या हैं पिट्स एक्ट के? इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा गया कि ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में गई थी ट्रेड करने, बट अब वो सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही है, वो कुछ कुछ काम कर रही है। जैसे ये टास्क नंबर 1 2 3, ये जो काम कर रही है ये सारे इसके कॉमर्शियल टास्क हैं, ये इसके कॉमर्शियल मैटर्स हैं। और कुछ यहाँ पे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, सिविल जस्टिस देख रही है, अदालतों में जजेस को नियुक्त कर रही है, ब्ला ब्ला। ये सब इसके पॉलिटिकल मैटर्स हैं। ये एज अ पॉलिटिकल पावर कुछ काम कर रही है, और एज अ ट्रेडिंग कंपनी कुछ काम कर रही है। ये दोनों फंक्शंस भिन्न भिन्न है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आगे पिट्स इंडिया एक्ट कहता है कि ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, कॉमर्शियल फंक्शंस ए, पॉलिटिकल फंक्शंस बी। अब जो कॉमर्शियल फंक्शन है, इसके लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही देखते रहेंगे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, कोई भी बड़ा बिजनेस कोई कंपनी होती है, तो उसके जो बड़े सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक रूम में बैठ के मीटिंग मीटिंग करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स बोलते हैं। उस तरह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सारा डिसीजन लिया करते थे स्टार्टिंग से। लेकिन अब आस्ते आस्ते यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस रहा है। वो बोल रहा है कि ठीक है मिस्टर डायरेक्टर्स, आप लोग जो डायरेक्टर्स हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके सारे डिसीजन लेते हो, आप लोग ही सारे डिसीजन लोगे, लेकिन कॉमर्शियल मैटर्स में, जो कंपनी का ट्रेडिंग मैटर्स है कि कितना ट्रेड हुआ, कितना गुड सेल हुआ, सप्लाई वॉट एवर, ये सब आप लोग देख लो। लेकिन जो कंपनी का पॉलिटिकल मैटर्स है, मतलब एक टेरिटरी जिसको कैप्चर किया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके ऊपर रूल कैसे करना है, इसके ऊपर जो नेबरिंग नेबरिंग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ ट्रीटी करना है, पीस करना है कि लड़ाई करना है, ठीक है, उनके साथ क्या पॉलिसी रखनी है। सो ये सब जो है पीस करना है, पीस या वॉर, ट्रीटी, एंड ये टेरिटरी को एक्सपैंड करना है कि नहीं, कहीं और अटैक करना है कि नहीं, ये सारे पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स हैं, वो आप लोग नहीं देखेंगे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं देखेंगे। आप लोग का काम है कॉमर्शियल चीजें देखना। पॉलिटिकल मैटर्स देखने के लिए हम एक अलग बॉडी बना रहे हैं, अ सेपरेट बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल मैटर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेगी। सो हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो कंट्रोल हैं। एक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको आदेश देता है, उनको डायरेक्शंस देता है जहां तक कॉमर्शियल मैटर्स का मामला है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल
ये उनको आदेश या ऑर्डर देता है जहां तक पॉलिटिकल मैटर्स का मामला है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, दो लोग उसको गवर्न कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डबल गवर्नमेंट। ये सिस्टम को कहते हैं डबल गवर्नमेंट, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डुअल कंट्रोल था, दो कंट्रोल। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एक गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई बॉडी, और कॉमर्शियल मैटर्स के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। It empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military। ठीक है। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, यानी कि जो उसने लैंड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मैड्रास, ये सारे लैंड, ऑक्यूपाइड लैंड का जो पॉलिटिकल मैटर्स है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। क्योंकि ये सारे जो ऑक्यूपाइड लैंड हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है, इस कंपनी ने कैप्चर किया है, बट ये जो लैंड है, दिस लैंड इज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये कंपनी की पोजीशन नहीं है, ये कंपनी की संपत्ति नहीं है। ये लैंड्स बॉम्बे, मैड्रास, बंगाल, अवध, ये कंपनी के पोजीशन नहीं है, ये ब्रिटिश पोजीशंस है, ये ब्रिटेन, इंग्लैंड के पोजीशंस है, ये इंग्लैंड की संपत्ति है, ये सारे जो इंडिया में लैंड है। ठीक है। सो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं इस एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से, कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी, पहली बार पहली बार पार्लियामेंट ने बोला कि वो कंपनी की जमीन नहीं है, वो ब्रिटिश की जमीन है, वो ब्रिटेन की जमीन है। इंडिया में जो लैंड कंपनी कंट्रोल कर रही है, वो किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है, वो ब्रिटेन के लोगों की है, ब्रिटेन के क्वीन की है। और नंबर टू, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल, जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे, वो तो हैं, अलग हैं, उनको बोर्ड देख रहा है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मैटर्स हैं, इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया थ्रू दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। एक्ट ऑफ 1786। ठीक है। 1786 में क्या हुआ? सो 1784, इसके 2 साल बाद एक नया बंदा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है। बंदे का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1776, 77, 78, इस टाइम पे ये बंदा कहीं और था। ये बंदा इंग्लैंड में नहीं था, ये बंदा था अमेरिका में। क्या कर रहा था ये अमेरिका में? 1776 में चल रहा था, इस टाइम पे चल रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका युद्ध कर रहा था आजाद होने के लिए, अमेरिका भी आजाद होने के लिए युद्ध कर रहा था। ठीक है। अमेरिकन आजादी चाहते थे, किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आजादी के लिए अमेरिकन लड़ाई कर रहे थे। ये हम बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट जान लीजिए कि अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया था ब्रिटेन ने, और अमेरिकन ने लड़ाई लड़ी और इंग्लैंड से आजाद हुए। तो ये लड़ाई जब चल रही थी, तो लड़ाई में अमेरिकन से के साथ लड़ने के लिए इंग्लैंड ने भेजा था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और भी लोग गए थे, कॉर्नवालिस भी थे। वहां पे वो हार गए थे, एक्चुअली ही हैड लॉस्ट। फिर वापस इंग्लैंड आए थे। अब इंग्लैंड आके ये शांति से जीना चाहते थे कुछ साल, बट उनको काफी पैसों की तंगी हो रही थी। तो इन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया, मतलब इन्होंने अप्लाई करके रखा था जॉब के लिए, कि भाई अगर मेरे लायक कोई जॉब होगा तो प्लीज मुझे दिया जाए। मैं इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस था लड़ाई में, ही वॉज अ मिलिट्री जनरल, मिलिट्री का इनका बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड थे इनके। तो इन्होंने अप्लाई करके रखा था जॉब के लिए, तो इनको जॉब ऑफर किया गया कि क्या आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर इंडिया जाएंगे? ये नहीं जाना चाहते थे, इनको बिल्कुल मन नहीं था, ये इंग्लैंड में ही रहना चाहते थे। बट उनको कुछ ऑप्शन जब नहीं मिला तो इनको आना पड़ा। बट वो नहीं आना चाहते थे इंडिया, तो उन्होंने दो कंडीशन रखी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने दो कंडीशन रखी कि अगर मेरी ये दो शर्त है, अगर ये दो शर्त मान ली जाएगी तो ही मैं जाऊंगा भारत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, बिकॉज मुझे बंगाल जाना नहीं है। बहुत गर्म क्लाइमेट है बंगाल का, और ऑल ओवर इंडिया का क्लाइमेट बहुत गर्म है, मेरी आदत नहीं है, और मुझे मन भी नहीं है। बट पैसे की तंगी है तो ठीक है, कुछ और अगर मेरे लिए हो तो मैं करूंगा वो। बट अगर आप ये दो चीज करेंगे मेरे लिए तो ही मैं जाऊंगा। उनको लगा था कि पार्लियामेंट उनकी ये बात नहीं मानेगा, उनको लगा था कि ये दो शर्त पार्लियामेंट नहीं मानेगा। क्यों? उन्होंने शर्तें बहुत बड़ी बड़ी रखी थी। उन्होंने पहली शर्त रखी थी कि
अभी तक क्या सिस्टम चल रहा था कि बंगाल में क्या है, बंगाल का गवर्नर बन गया था गवर्नर जनरल, और इस गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 बंदों का काउंसिल दिया गया था, 4 मेंबर्स काउंसिल। ये फोर फोर मेंबर्स काउंसिल गवर्नर के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे और डिसीजन लेते थे। ठीक है। नॉर्मली वोटिंग होती थी, वोटिंग में मेजोरिटी जो बोलते थे, ये 5 लोगों में जो मेजोरिटी, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने या 5 लोगों ने मिलके, अगर जिस मेजोरिटी में जो डिसीजन होता था, मेजोरिटी डिसीजन से ही फैसला लिया जाता था। गवर्नर जनरल प्लस 4 लोगों की मीटिंग में मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता था, बहुमत से। इन्होंने लेकिन बोला कि मुझे चाहिए कि अगर मैं गवर्नर जनरल हूं, मैं चाहता हूं ए, ये 4 बंदे चाहते हैं बी, मेरा डिसीजन इनको ओवरराइड करना चाहिए। एज अ गवर्नर जनरल आई शुड हैव द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द अदर मेंबर्स, कुछ स्पेशल केसेस में। कुछ स्पेशल केसेस में अगर मैं चाहूं तो इन 4 बंदों के ऊपर ओवरराइड करके मेरा डिसीजन अप्लाई होगा। ये पहला उनका डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि क्या हुआ करता था कि गवर्नर जनरल बोल के एक बंदा था, इसका काम था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वैसे ही साथ में एक और पावरफुल ऑफिशियल हुआ करता था, कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ का काम हुआ करता था। ऑब्वियसली कमांडर है तो ये सेना का नेतृत्व करते थे। ऑब्वियसली अब हम 1780 में आ गए हैं, और इस टाइम पे हमको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे सैनिक हैं, जिनको बोलते थे सिपॉयज, सिपाही शब्द से ये इनका वर्ड आया था, सिपॉय। ये सिपॉयज को लेके ये जगह जगह पे लड़ाई करते थे, और लड़ाई करके इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर की थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध और आगरा के आसपास के इलाके, और बॉम्बे, मैड्रास, ये सब कैप्चर किया था लड़ाई करके इन्होंने। ऑब्वियसली तो इनके पास सेना भी थी, और सेना के लीडर को कमांडर इन चीफ कहते थे। वो भी एक काफी पावरफुल पोस्ट थी। तो हर एक प्रोविंस में, मैड्रास में एक गवर्नर और एक कमांडर इन चीफ, बॉम्बे प्रेडिस में प्रोविंस में एक गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, बंगाल में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ऐसे करके दो दो लोग हुआ करते थे। बट इन्होंने बोला कि नहीं, जब मैं जाऊंगा तो मैं गवर्नर जनरल भी और रहूंगा, मैं ही कमांडर इन चीफ भी रहूंगा। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। मुझे ही सेना का नेतृत्व भी करना है, मुझे कोई दूसरा बंदा नहीं चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक आर्मी का जनरल हूं। सो मैं गवर्नर जनरल भी रहूंगा, मैं कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, मैं दोनों पोस्ट संभालूंगा। उनको लगा कि ये सब शर्तों के बाद पार्लियामेंट उनको बोलेगा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है बंगाल जाने की। बट इनके पास टैलेंट था, एंड पार्लियामेंट ने इनको बोला ठीक है, हम आपकी शर्त मानते हैं और आपको हम भेज रहे हैं। तो उनकी इन शर्तों को मानने के लिए, अब सिर्फ शर्त मानने से तो नहीं हो जाएगा। अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अमेंड करके उनको एक्स्ट्रा पावर देने पड़ेंगे। तो उनको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, ये ओवरराइडिंग पावर जिसमें वो काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड कर सकते हैं, और जहां पे वो कमांडर इन चीफ भी वही अकेले वही रहेंगे, ये दोनों चेंज करने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया पहले के एक्ट में, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। इस अमेंडमेंट को बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू कॉर्नवालिस की शर्तों को मान के उन्हें एक्स्ट्रा पावर दिए गए। ठीक है। अगला है एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, अब देखिए कब शुरू हुआ था। पहला चार्टर एक्ट पास किया गया, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में। 1773 के बाद और 20 साल हो चुके हैं। अब 1793 में पहुंच गए हम, 1793। तो हर 20-20 साल पे रिव्यू होता था कि कंपनी का लाइसेंस को रिन्यू करना है या नहीं करना है। उनको उसको जो हमने मोनोपोली दिया है इंडिया में ट्रेड करने का, चाइना में ट्रेड करने का, उसको रिन्यू करना है कि नहीं। हर 20-20 साल पे रिन्यूअल के लिए रिव्यू होता था। तो वैसे ही ये फिर से 20 साल के बाद एक नया एक्ट आ गया, और इस नए एक्ट में क्या किया गया कि कॉर्नवालिस जी को, जब कॉर्नवालिस जी आए थे 1786 में, तो कॉर्नवालिस को जो एक्स्ट्रा पावर दिया गया था कि वो ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल को, द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। इसको नॉर्मल बना दिया गया कि ठीक है, बंगाल में जो भी गवर्नर जनरल होगा
जैसे कॉर्नवालिस के लिए किया गया था कि वो ओवरराइड कर सकते हैं उसके काउंसिल को, वैसे ही अब जो भी बंगाल में गवर्नर जनरल होगा वो अपने काउंसिल को ओवरराइड कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से एक चीज शुरू होता है जो जाके ब्रिटिश लोगों ने बहुत यूज की इंडिया के अगेंस्ट में। ब्रिटिश ने इस बात को बहुत बार बार यूज किया। आगे चल के क्या हुआ था कि ये जो 4 लोगों का काउंसिल था, 4 पीपल इन द काउंसिल, और एक था गवर्नर जनरल, तो आगे चल के आस्ते आस्ते ये काउंसिल में धीरे धीरे इंडियंस घुसना शुरू हो गए। ये काउंसिल का साइज बड़ा हो गया, ये काउंसिल काफी बड़ा हो गया, उसमें कुछ इंडियंस भी हुआ करते थे। तो जो इंडियंस थे वो मिल के कुछ ऐसा डिसीजन लेते थे कि जो गुड फॉर इंडियंस, जो भारतीयों के लिए अच्छा हो सकता था। कि जैसे कि बजट में हम डिस्कशन करेंगे, क्या चाहिए हमें, हेल्थ चाहिए, हमें पानी चाहिए, सड़क चाहिए, हम उसके लिए बजट में पैसे घुसाएंगे। हम लड़ाई के लिए बजट में पैसे पास नहीं करेंगे, वॉट एवर। सो ये इंडियंस जब काउंसिल में घुसने लगे तो ये लोग ऐसा डिसीजन लेने लगे विच वॉज गुड फॉर इंडिया एंड गुड फॉर इंडियंस। लेकिन गवर्नर जनरल क्या करते थे, ऐसे सारे डिसीजन को ओवरराइड करते थे। ऐसे सारे डिसीजन को गवर्नर जनरल ओवरराइड करके कैंसिल कर दिया करते थे। नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं जो बोलूंगा वो चलेगा। ये गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकते थे। और वो कहां से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है कि कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर दिया गया था, वो ओवरराइडिंग पावर फ्यूचर में आने वाले सारे बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। नंबर 2, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। देखिए आस्ते आस्ते क्या हो रहा है अब। पहले हमने बोला कि ठीक है, ये है भारत, ये अगर एक रफ मैप है भारत का, लगभग भारत के जैसा ही दिख रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसमें काफी बड़ा हिस्सा था, कुछ यूपी यूपी के भी हिस्से थे, कुछ ज्यादातर बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसमें गुजरात भी हुआ करता था। मैड्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 जगहों पे इनका मेन प्रोविंसेस था। और भी कुछ नए नए प्रोविंस आ गए थे, जैसे आगरा के आसपास भी इनका, दे ऑल्सो हैड अ लैंड इन देयर कंट्रोल। बट ये 3 मेन प्रोविंसेस थे। तो अब ये इसके लिए भी, चारों के लिए क्या था कि देयर वॉज अ गवर्नर, देयर वॉज अ गवर्नर, देयर वॉज अ गवर्नर, बट यहाँ पे देयर वॉज अ गवर्नर जनरल। बंगाल के लिए 1773 में ही किया गया था, 1773 में, कि बंगाल का गवर्नर होगा गवर्नर जनरल। ठीक है। अब क्या किया गया, अब बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है 1793 में, दिस गवर्नर जनरल विल हैव मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। ये जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठे हुए हैं, ये बॉम्बे और मैड्रास के प्रेसिडेंसीज के ऊपर भी इनका कुछ कंट्रोल बढ़ेगा आस्ते आस्ते। सो आस्ते आस्ते इस गवर्नर जनरल का पावर को बढ़ाया जा रहा है। बंगाल में बैठने वाले गवर्नर साहब जो कि गवर्नर जनरल हैं, उनका पावर विजवी बॉम्बे और मैड्रास के जो गवर्नर्स हैं उनके विजवी पावर्स इनका बढ़ते दिख रहा है हमको। ये ट्रेंड चलता रहेगा 1833 तक, जहां पे बंगाल में बैठने वाले गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, और वो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा बाकी सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर। वो 1833 में होगा, बट उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। ठीक है। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। जैसा कि मैंने बताया कि हर 20-20 साल पे रिव्यू होता था, तो 1773 में एक रिव्यू किया गया था कि ठीक है, तुमको हम चार्टर दे रहे हैं और अगले 20 सालों के लिए, लेकिन भाई तुमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, करप्शन वर्सन देखना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को बोला। अब 20 साल हो गए तो दोबारा रिव्यू किया जा रहा है कि ठीक है, कंपनी को क्या फिर से मोनोपोली कंपनी का और बढ़ाया जाए। तो ठीक है, बढ़ा देते हैं, और 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो 1793 में और 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। और इसका फिर रिव्यू होगा 1813 में, इसका रिव्यू होगा 20 साल के बाद। फिर उसका 20 साल के बाद 1833 में रिव्यू होगा। सो आप देखिए जो चार्टर एक्ट्स हैं, जो चार्टर एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट क्या है, व्हाट इज चार्टर? चार्टर इज द लाइसेंस जो दिया है क्वीन ने या किंग ने इस प्राइवेट कंपनी को इंडिया में और चाइना में ट्रेड करने के लिए। इंडिया, स्पेशली इंडिया में ट्रेड करने के लिए मोनोपोली, तुम्हारी मोनोपोली है, कोई और ब्रिटिश कंपनी वहां पे जाके ट्रेड नहीं करेगी। तुमको मोनोपोली दी, ये रहा तुम्हारा लाइसेंस, ये लाइसेंस ही चार्टर है।
अब इस चार्टर को टाइमली टाइमली रिन्यूअल, चार्टर तो हमेशा के लिए आजीवन तो रहेगा नहीं, कुछ कुछ साल उसका टर्म खत्म होगा, फिर से अब कंपनी वाले पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स को कुछ पैसा देंगे, घूस खिलाएंगे, रिव्यू होगा। सो करप्शन, घुसखोरी, ब्राइबरी, रिव्यू सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो और 20 सालों के लिए उसको रिन्यू करेगा। सो ये रिन्यूअल का प्रोसेस चलता रहा। दिस इज कॉल्ड चार्टर एक्ट। ये सारे चार्टर एक्ट नहीं क्या है, रिन्यूअल है, हर 20-20 साल के बाद रिन्यूअल। ठीक है। सो 1773, 93, 1813, 1833, सो अनदर 20 years। ठीक है। Members of board of control and their staff were henceforth to be paid from Indian revenues। Important। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसको कंट्रोल कौन करता था? इसको कंट्रोल करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? जैसे किसी भी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ एक कॉमर्शियल कंपनी है नहीं, एक बिजनेस है सिर्फ है नहीं, ये बिजनेस भी करती है, इट इज डूइंग बिजनेस ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एंटिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो एक टेरिटरी संभाल रही है, लाइक अ गवर्नमेंट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस वाला हिस्सा है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे, जस्ट लाइक एनी प्राइवेट कंपनी। बट तुम्हारा जो पॉलिटिकल हिस्सा है, लैंड को कंट्रोल करना, वॉर, पीस, ट्रीटी, ये सब चीजें, ये सब चीज में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तुमको आदेश नहीं देंगे। इसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक गवर्नमेंट बॉडी है, पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट की गई बॉडी, जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर्स देगी एज फार एज पॉलिटिकल मैटर्स आर कंसर्न। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बंदे पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किए गए बंदे हैं, जो कि इंग्लैंड में बैठते हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं। अब डिसाइड किया गया कि इन बंदों की जो तनख्वाह है, पेमेंट है, वो इंडिया से आएगी। इंडिया में जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, इंडिया में जो फार्मर्स से पैसा लिया जा रहा है, इंडिया में जो ट्रेडर से टैक्स लिया जा रहा है, वो पैसे से अब ब्रिटेन में बैठे हुए ये ऑफिसर्स को सैलरी मिलेगी। ब्रिटेन में बैठे हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बंदे, जिनको पार्लियामेंट ने नियुक्त किया है, इनकी तनख्वाह आएगी भारत के रेवेन्यू से। तो यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ दिख रहा है हमको। भारत का पैसा भारत में इन्वेस्ट नहीं होके भारत के बाहर जा रहा है, इनकी सैलरी में जा रहा है, जो वहां पे इंग्लैंड में खर्चा करेंगे ये लोग। ये तनख्वाह जाएगी इन द पॉकेट ऑफ ब्रिटिश पीपल, जो कि उसको ब्रिटेन में खर्चा करेंगे। उस पैसे का जो भी लाभ है इकोनॉमी में, जो भी उसका यू नो बार बार पैसा घूमेगा इकोनॉमी में, तो उसको जो जॉब क्रिएशन होगा, वॉट एवर जो भी होगा, वो सारा ब्रिटेन में होगा, इंडिया में नहीं होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया से पैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ होकर इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है। सो ये हमने देख लिया टिल द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि 1793 से 20 साल बाद फिर से रिव्यू हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली और 20 साल के लिए बढ़ाई जाए कि नहीं। ठीक है। सो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। प्लीज लाइक जरूर करें यार, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जितने वीडियोस आएंगे सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।